नमस्कार साथियों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज थंबनेल देखकर आप समझ तो गई होंगे हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत जो सचिव हैं, जो रोजगार सहायक हैं, उनके लिए फ्रेंड्स क्या आवश्यक योग्यताएं हैं, क्या आपको करना है, कौन कौन से विषय पढ़ना है और क्या सब पूरी जानकारी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कब अपॉइंटमेंट होगा, कब इसके फॉर्म डलेगी, पूरी जानकारी हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जो मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जो है फ्रेंड्स जारी किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो गजट जारी किया गया था फ्रेंड्स, ये वो गजट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या फ्रेंड्स इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, क्या आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें फॉर्म डालने के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे ग्राम रोजगार सचिव ग्राम पंचायत। ठीक है, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक, उपाधि। स्नातक उपाधि का फ्रेंड्स मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, है ना, क्या ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में जैसे आपने क्या किया हो, मान लीजिए आपने बीए किया है तो भी चल जाएगा, आपने बीएससी किया है तो भी चल जाएगा, आपने वो बीकॉम, है ना, बीकॉम ये किया है, और बीसीए वगैरह ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, ये बीसीए वगैरह ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, ये स्नातक डिग्री होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपने यदि जैसे ग्रेजुएशन करके मान लीजिए आपने बीए किया और बीकॉम कर लिया, बीएससी कुछ भी कर लिया, आपने अभी अपनी उपाधि नहीं मंगाई है ना, जो कि यूनिवर्सिटी से मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, उनके पास बीए या बीएससी की क्या होती है फ्रेंड्स, मार्कशीट होती है, वो सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ है। नहीं, आपको क्या मंगाना, देखिए क्या लिखा है, स्नातक उपाधि। उपाधि का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिग्री। क्या होता, डिग्री। और डिग्री आपको ऐसे नहीं मिलती है, जब आप अप्लाई करोगे डिग्री के लिए फ्रेंड्स, तो 3 माह बाद आपकी कहां से यूनिवर्सिटी से आएगी। तो जिन्होंने भी अभी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया, पहली बात तो अब अप्लाई कर दे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपके पास यदि डिग्री नहीं होगी तो फ्रेंड्स आप निकल जाने के बाद भी बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो ये सभी भाई बंधुओं को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम चलिए फ्रेंड्स आप किस पे, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं वो, 2 कंप्यूटर दक्षता में अर्हता, यानी आपके पास कंप्यूटर दक्षता में इसके लिए आप क्या क्या होना चाहिए, आपके पास या तो डीसीए या पीजीडीसीए। ठीक है, और जिनके पास बीसीए है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, इसके बाद फ्रेंड्स बात करें सीपीसीटी में हिंदी टंकण। इसका मतलब है ये है कि जब आप सीपीसीटी करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। कौन सी, हिंदी टाइपिंग। ठीक है, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड पॉइंट हो गया। चलिए हम तीसरा पॉइंट देख लें, क्या, यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इन मतलब पहले से ही वो क्या है, जीआरएस मतलब ग्राम रोजगार सहायक वो पहले से हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, यानी कि आपको कितना पास होना चाहिए, 12वीं पास। जो उनके लिए फ्रेंड्स जो पहले से है ना, ध्यान रखना है, जो पहले से मतलब सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जीआरएस के रूप में, ये उनके लिए फ्रेंड्स ये दक्षता है। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर दक्षता में अर्ह होना चाहिए, सीपीसीटी में अर्थ होना चाहिए, है ना, अर्ह होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। ठीक, उन्हें भी क्या करनी पड़ेगी, सीपीसीटी। ठीक है, तभी उसके लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद और क्या दिया गया है, यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात जीआरएस के पद पर नियुक्त होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात जीआरएस यानी ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त हो जाए, तो किसी मान्यता प्राप्त से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। फ्रेंड्स वही सेम टू सेम जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था फ्रेंड्स, वो किसका था, जो सचिव होते हैं वो सचिव जी का था। ठीक है, और ये जो है ये किसके लिए फ्रेंड्स, जीआरएस ग्राम रोजगार सहायक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ग्राम रोजगार सहायक के लिए और सचिव के लिए फ्रेंड्स सेम टू सेम पात्रता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आपके पास फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, उपाधि। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए आपके पास, सीपीसीटी, और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद और क्या है फ्रेंड्स, इधर देख लीजिए आयु वगैरह का जो भी प्रावधान कर रखा है इन लोगों ने, तो वो देख लीजिए, भर्ती की 1 जनवरी को, है ना, 22 वर्ष से 35 के बीच आपकी उम्र होना चाहिए। ठीक है, ये कब से काउंट होती है, 1 जनवरी से। ठीक, इसमें बाकी कोई लॉजिक नहीं लगता आपको। ठीक, 1 जनवरी को आपको होना चाहिए उतने का। ठीक, कितने का, 21 का और 35 के बीच। ठीक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, दिव्यांगजन, महिलाओं और
के लिए आयु सीमा में छूट राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश नियमों के अनुसार होगी। ठीक, तो फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, कोई कैंडिडेट एससी का है, कोई कैंडिडेट एससी का है, एसटी का है, लेकिन इन सब की आयु कितनी 35 प्लस हो गई है। कितनी 35 प्लस। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जैसे पीएससी है, एमपीपीएससी, तो उसमें सरकार ने 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दे रखी है, यानी पीएससी वाला 40 तक। ठीक है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपीईएसबी के द्वारा, है ना, ईएसबी एग्जाम सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, फिर इसमें क्या होगा, आपको इसमें आयु में छूट दी जाएगी। किस किस को, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगजन और महिला अभ्यर्थियों को। ठीक है, आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, इधर देख लीजिए थोड़ा क्या बताए, जीआरएस कोटे से संबंधित अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी, है ना। मान लीजिए कोई जीआरएस, ठीक, यानी ग्राम रोजगार सहायक है और उसको सेक्रेटरी बनना है, तो ठीक उसकी उम्र भी फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा 50, है ना, ऊपरी आयु सीमा। ठीक, कितनी, मैक्सिमम 50। 50 के बाद कोई नहीं बन सकता। मान लीजिए कोई 51 साल का हो गया है, ठीक है, तो फिर वो उसके लिए काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, उसको 50 से पहले का होना चाहिए। ठीक, तभी वो किसके सचिव के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक, अब हम फ्रेंड्स क्या देख लेते हैं, चलिए हम वो देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब जहाँ पे जिलों वाइज जिले क्या बताई गई है, संख्या कि किस जिले में कितनी पोस्टें आई हैं, है ना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट देख, जैसे हमारा आगर मालवा जिला है फ्रेंड्स, है ना, तो आगर मालवा जो उज्जैन में आता है, देखिए कितनी पोस्ट है 236, अलीराजपुर में कितने 288, अनूपपुर में कितने फ्रेंड्स 227, अशोकनगर में कितने 328, पालाघाट में फ्रेंड्स 690, बड़वानी में 409, है ना, बहुत सारी पोस्ट निकली फ्रेंड्स। तो अच्छा अच्छा मौका है सभी के लिए। बैतूल में 534, भिंड में 439, भोपाल में 222, बुरहानपुर में 167, छतरपुर में कितनी है फ्रेंड्स देख सकते हैं आप 550 की समथिंग, छिंदवाड़ा में कितनी फ्रेंड्स 750, दमोह में 460, दतिया में 290, देवास में 496 और धार में फ्रेंड्स कितनी है 763, डिंडोरी में 364, है ना, गुना में 419, ग्वालियर में फ्रेंड्स एक एक करके फटाफट देखते जाइए। ग्वालियर में 421, हरदा में 263, इंदौर में 220, जबलपुर में 334, झाबुआ में 527, कटनी में 375, खंडवा में 407, खरगोन में 589, मंडला में 490, मंदसौर में 400, है ना, मुरैना में 476। तो आप फ्रेंड्स आंकड़ा देख सकते हैं कितना, नर्मदापुरम में 427 देख सकते हैं, नीमच में 243, निवाड़ी में 136, है ना, छोटा जिला है, पन्ना में, है ना, एक एक करके सबकी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप देख लीजिए, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ है तो मैं यहाँ पे भी देख लीजिए फ्रेंड्स कितनी है, टीकमगढ़ में 324 पोस्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट निकली है ओवरऑल 23,011। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार जो आपकी तैयारी है ना और आपका जो क्या होते है गोल, ये फ्रेंड्स फिक्स कर लीजिए कि मुझे जो है जीआरएस या सेक्रेटरी बनना है। तो अभी से आप यदि लग जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स मैं एक चीज यहाँ बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर अगर पेपर होगा तो उसमें कौन कौन से विषय आएंगे, है ना, क्या उसकी स्टडी में कौन कौन से विषय को पढ़ना चाहिए, क्या हम कोई ऐसे पहले से विषय हैं जो पहले से पढ़ सकते हैं, तैयार करके रखें अपने, है ना, तो मैं बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, तो अगर एमपीईएसबी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है तो उसमें कौन कौन से विषय हैं जो फ्रेंड्स आ सकते हैं। ठीक, और जिसकी तैयारी आपको अपनी अभी से करनी होगी। आप सोचेंगे, है ना, आप सोचेंगे कि मैं कल मेरे को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म डालने की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। नहीं फ्रेंड्स, ये गलती आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है। इस गलती का फ्रेंड्स फायदा पता कौन ले जाते हैं, वो लोग जो 10-10 घंटे डेली लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे वो पीएससी वाला हो, चाहे वो पटवारी वाला हो, चाहे वो मास्टरी वाला हो, तो ये सब तैयारी ऑलरेडी में लगे। तो आपको जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी अपनी शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक सीपीसीटी ज्वाइन कर लें, सीपीसीटी ज्वाइन कर लें। उसका जो टेस्ट लगभग फरवरी में होगा, फरवरी 2026 में, तो उसके लिए तैयारी। और डिप्लोमा तो आपके पास हो गई, ग्रेजुएशन तो होगी, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से विषय हैं, जैसे आपको फ्रेंड्स सबसे पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए मैथ्स की, जो मैथ है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, गणित। ठीक, गणित की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। अगला फ्रेंड्स क्या होना चाहिए आपके लिए, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग की आप लोग तैयारी शुरू कर दें। और इसके अंतर्गत बात करें हम कंप्यूटर दक्षता, जो कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स, इसकी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। इस कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि आपको जब सीपीसीटी उसमें मांगा जा रहा है कंप्यूटर डिप्लोमा से, कंप्यूटर से बेसिक सी क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है,
इसके बाद हम जीके जीएस में देख लें। जीके में देख लें तो इसमें क्या क्या आएगा आपको, जैसे भूगोल एमपी के संदर्भ में तो तैयारी करना ही है, भूगोल पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए मध्य प्रदेश का, है ना, राजनीति और अर्थशास्त्र। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं ये पूरा एक है, जो आपने पटवारी का सिलेबस देखा था उसी के समथिंग को सिलेबस रहने वाला है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, भूगोल, इतिहास, जो आपको जीके में आ जाएगा। ठीक, पूरा जीके में। इसके बाद 1 2 3 4 सब्जेक्ट हमारे हो गए। 5 में मैं बात करूं, ठीक है, तो 5वें की बात करें फ्रेंड्स, क्या पढ़ना चाहिए आपको, प्रबंधन। क्या, प्रबंधन, प्रबंधन पढ़ना है। 6वें की बात करें तो आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स में इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश, है ना, क्योंकि अभी सिलेबस नहीं आया, लेकिन आप लोग ये सब्जेक्ट अपने तैयारी रखें, इंग्लिश। ठीक है, ठीक, तो फ्रेंड्स जैसे कुछ ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जहां से जो ईएसबी के अक्सर जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या उनका ये रहता है, तो आपको ये सब्जेक्ट फ्रेंड्स में जितने भी मैंने जो बता दिए हैं आपको ये अपने कंप्लीट रखना है। और यदि आप इसमें 80% स्कोर निकालने लगे समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है भाई, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि पेपर तो होना ही होना, बिना पेपर के आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो फाइट पेपर में ही करना है आपको। तो फ्रेंड्स ठीक है, इसके अलावा इसमें सैलरी क्या कैसी मिलेगी फ्रेंड्स, चलो वो देख लीजिए। देखिए, अगर सैलरी की हम बात करें तो सचिव स्तर से अगर फर्स्ट सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष तक की सेवा पूरी होने तक। ठीक है, यदि आप मान लीजिए आपने 2026 से ज्वाइनिंग ली तो आपको 2028 तक, है ना, कितनी, 2 साल के लिए, 2 साल तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी फ्रेंड्स, फिक्स 10,000। कितनी रहेगी भाई साहब, 10,000 रहने वाली है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ठीक, तो इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जैसे 2 साल बाद की पश्चात सेवा पूरी होने के पश्चात नियम 6 के उपखंडों के अनुसार विस्तारित अवधि के पश्चात क्या रहेगी। ठीक, तो आपकी सैलरी फिर फ्रेंड्स क्या रहेगी, 7वां वेतनमान आपकी अप्लाई होता जाएगा, 19,500 से फ्रेंड्स स्टार्ट होकर 62,000 तक जाएगी। ठीक है, ये आपकी सैलरी निरंतर बढ़ती जाएगी। ठीक, इसके बाद ये कब होगी, 2 वर्ष की सेवा के बाद। ठीक है, इसके बाद जब आप 10 वर्ष की सेवा में आ जाएंगे, 10 वर्ष के बाद फ्रेंड्स 7वां वेतनमान के अनुसार आपकी 23,500 से लेकर कितनी हो जाएगी, 80 से 80,000 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो अब मैं मेरा जितने वीडियो देख रहे हैं एक बार आप कमेंट कर दो, जब भाई साहब आप निकल जाए ना तब भी कमेंट करेंगे, और जिसको वीडियो पसंद हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो जरूर आप कमेंट करें, अगला वीडियो उसी पर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।